आज हमारी चर्चा का विषय है भारतीय राष्ट्रवाद। आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भारतीय राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है, पहले हम इस बात पे चर्चा करेंगे। ये प्रथम वीडियो है और 2 वीडियो में भारतीय राष्ट्रवाद की पूरी चर्चा हम करेंगे। राष्ट्रवाद से समझ लेते हैं कि क्या अभिप्राय है। राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद एक विशिष्ट भूखंड के प्रति वहाँ निवासित जनता की उत्कृष्ट भावना है। उस भूखंड विशेष की संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं, रीतियों, रिवाजों, भाषाओं के प्रति प्रेम और लगाव है। एकता और सामूहिकता के एक साथ रहने की भावना है। इस तरह की भावना के लिए संस्कृति, भाषा, जाति अथवा धर्म, भौगोलिक अथवा राजनीतिक एकता भी उसका आधार हो सकती है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि ये आधार हों। उन बिना आधारों के सांस्कृतिक एकता भी हो सकती है। यदि ऐसा भूखंड जो अपने को एक राष्ट्र मानता हो, स्वतंत्र हो, तब वहाँ निवासित जनता राष्ट्र की प्रगति और उन्नति की कामना करती है। और यदि वह भूखंड विशेष परतंत्र है तो उसमें स्वतंत्र होने की उत्कट भावना निश्चित रूप से निहित होती है, जैसा कि हमारे देश के मामले में था। वह परतंत्रता के सभी बंधनों को तोड़ डालना चाहती है। इस तरह राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रवाद एक तरह से मन की अवस्था है। यह एक मनोवैज्ञानिक बंधन है जो एक साथ रहने को प्रेरित करती है, एक संकल्प पर कार्य करने की इच्छा रखती है। राष्ट्रीयता की भावना में राष्ट्र के प्रति समर्पण, त्याग और बलिदान की भावना निहित होती है। राष्ट्रीयता के विषय में E.H. कार के विचार उल्लेखनीय हैं। विभिन्न तत्वों को E.H. कार ने इसमें सम्मिलित किया है कि एक राष्ट्र में क्या क्या बातें होती हैं या राष्ट्रवाद में क्या क्या विशेषता होती है। पहला है समान सरकार की भावना, चाहे वह वर्तमान में स्थित हो या अतीत में रही हो या भविष्य की अभिलाषा हो। एक सरकार होना चाहिए, ऐसी इच्छा होती है भविष्य में या वर्तमान में। दूसरी बात है सभी सदस्यों में, उस भौगोलिक खंड के भीतर निवास करने वाले सभी सदस्यों में घनिष्ठ संबंध एवं सामीप्य हो, करीबी रिश्ता हो, करीबी संबंध हो। तीसरी बात है न्यूनाधिक रूप से निश्चित भूभाग हो। कोई भी एक भूभाग हो, एक टुकड़ा हो, छोटा बड़ा जो भी हो सकता है। अगली बात है कि कुछ विशिष्ट गुण जैसे भाषा, जो एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से पृथक करती हो, ऐसा आधार हो सकता है। कुछ सामान्य हित जो सभी सदस्यों में एक से हों और राष्ट्र के स्वरूप की रूपरेखा के संबंध में सदस्यों में कुछ सामान्य चेतना या इच्छा हो। ये E.H. कार बताते हैं कि एक राष्ट्र के लिए ये बातें होनी चाहिए। इस तरह से आप ये समझ गए होंगे, स्पष्ट हो गया होगा आपको कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की एक भावना होती है जो किसी खंड विशेष, भूखंड विशेष के प्रति हमारे लगाव को प्रदर्शित करती है, हमारी सामूहिकता को प्रदर्शित करती है, हमारी एकता को प्रदर्शित करती है। उसके लिए हमारे मन में बड़ी शुभेच्छा होती है कि उसका विकास हो, उसकी उन्नति हो। और एकता का भाव, सामूहिकता का भाव, उसके प्रति प्रेम का भाव, वहाँ की भूमि के लिए, वहाँ की जाति, वहाँ की परंपरा, जो भी व्यवस्था उस भूखंड के भीतर है, उसके प्रति लगाव होता है, उसके प्रति त्याग करने की भावना निहित होती है, बलिदान की इच्छा भी होती है कि आवश्यकता पड़े तो उस राष्ट्र के लिए हम अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं। इस तरह की भावना को राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद की परिभाषा के अनुसार राष्ट्र जाति, भाषा, धर्म और भौगोलिक समानता के आधार पर राजनीतिक रूप से संगठित अथवा आकांक्षित जनसमूह को राष्ट्र कहा जाएगा। जब इन भावनाओं के द्वारा संगठित जनसमूह के बीच राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो जाती है, तब उस भावना से प्रेरित राजनीतिक एकता अथवा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसे ही राष्ट्रीय जागरण भी कहा जाता है, जैसा कि हम भारत के प्रकरण या भारत के मामले में देखते हैं। अब पर्टिकुलर भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद
19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता की भावना के दो आधार थे। प्रथम का आधार पाश्चात्य मापदंड के अनुसार था और दूसरा भारतीय संस्कृति एकता के आधार पर। दो आधारों पर भारतीय राष्ट्रीयता थी। 19वीं शताब्दी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय एकता पाश्चात्य मापदंडों के आधार पर थी। भाषा, धर्म और जाति की विविधता और विभिन्नता के कारण एकता स्थापित नहीं हो सकी थी। इस कारण भारत की राजनीतिक और भौगोलिक एकता के आधार पर राष्ट्रीयता परिकल्पित की गई या उसकी कल्पना की गई। यह राजनीतिक एकता अंग्रेजों द्वारा भारत में साम्राज्य स्थापित करने के कारण हुई थी। इस कारण भारतीय नेताओं का एक वर्ग अंग्रेजों का समर्थक और प्रशंसक रहा, उनके प्रति बहुत नरम रहा। इस कारण उनकी मांग अंग्रेज सरकार से राजनीतिक सुविधा और प्रशासन में एक भाग लेने की इच्छा तक सीमित रही। स्पष्ट हो गया होगा आपको, जो विद्वान इस बात पे विश्वास करते थे या करते हैं कि अंग्रेजों की देन है ये राष्ट्रीयता, वो लोग केवल सामान्य सुविधाओं की, कुछ अधिकारों की, कुछ संवैधानिक सुधारों की केवल मांग करते थे। अब एक तरीके से अंग्रेजों के प्रति उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर था, उनके प्रति अच्छी भावना थी कि इनके कारण ही हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना आ रही है, इस प्रकार का भाव था। भारतीय राष्ट्रीयता का दूसरा आधार प्राचीन भारतीय संस्कृति, उसकी महानता, उसकी एकता तथा भारत की उपलब्धियों एवं गौरवमयी इतिहास थी। नवजागरण काल में प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य, धर्म और इतिहास का पुनः अध्ययन हुआ तथा भारतीय राष्ट्रीयता इससे प्रेरित हुई। सांस्कृतिक आधार पर प्रेरित राष्ट्रीयता भारतीयों को राष्ट्रीय गौरव से ओतप्रोत कर देती थी। इसके ठीक उल्टे पश्चिमी मापदंडों के आधार पर निर्मित राष्ट्रीयता इस दूसरे वर्ग को अंग्रेजों का समर्थक और अंग्रेजों के प्रति विनम्र बना देता था। सांस्कृतिक एकता से प्रेरित राष्ट्रीयता के समर्थक स्वराज्य की मांग करते थे और स्वराज के अधिकार को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, जैसा कि लोकमान्य तिलक कहा करते थे। स्वाभाविक है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय परंपराओं से प्रेरित राष्ट्रीयता की बात करते थे। कहा करते थे, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्म के साथ ही जो अधिकार सिद्ध हो जाए ऐसा अधिकार है। इसके विपरीत राजनीतिक एकता से प्रेरित राष्ट्रीयता के समर्थक अंग्रेज सरकार के कुछ संवैधानिक अधिकार एवं सुविधाओं की बस मांग करते थे। इसी का आगे चल के हम देखते हैं कि इसको सांस्कृतिक राष्ट्रीयता वाली जो बात थी उसे उग्र राष्ट्रीयता, या ये लोग उग्र राष्ट्रीयता, तीव्र राष्ट्रीयता इनकी थी, और जो अंग्रेज़ों के प्रति ये भावना थी कि इनके कारण हमारी राष्ट्रीयता है या हमारा विकास हो रहा है, इस कारण वो उदार राष्ट्रीयता के समर्थक कहलाए। आगे चलकर दो भागों में इसका हम अध्ययन करेंगे। इस काल में भारतीयों में यह विश्वास उत्पन्न हुआ था कि मध्यकालीन साधनों और संस्थाओं के माध्यम से ब्रिटिश दासता से मुक्ति संभव नहीं है। अतः आधुनिक विचारधारा और संस्थाओं की ओर भारतीयों का आकर्षण बढ़ा। दूसरी ओर अंग्रेज शासक वर्ग में भारतीयों के दमन की भावना बलवती होती गई। अब वह प्रजातिगत आधार पर अंग्रेजों को भारतीयों से श्रेष्ठ सिद्ध करने में संलग्न हो गए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय जागरण अंग्रेजों को नहीं भाया। पहले तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता के अस्तित्व को ही नकार दिया, अस्वीकार कर दिया। 1883 में J.R. सीले ने भारत को केवल एक भौगोलिक इकाई स्वीकार किया जिसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। 1884 में जॉन स्ट्रेसी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को बताया, उनके एक सम्मेलन में, कि भारत के विषय में सबसे पहली बात तो यह प्रमुख बात, आवश्यक जानने योग्य बात यह है कि भारत न एक है और न था। उसने भविष्यवाणी भी की कि भारत कभी एक संयुक्त राष्ट्र या एक राष्ट्र नहीं बन पाएगा। किंतु जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीयता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगी, तब अंग्रेजों ने यह कहना शुरू कर दिया कि राजनीतिक भावना जो भारतीयों से है या भारतीयों में है, राजनीतिक भावना से प्रेरित भारतीय बौद्धिक रूप से हमारी ही संतान है, हमारी ही देन है, ये वो कहने लगे। आर कोपलैंड ने लिखा, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज्य की ही संतति थी, अथवा भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश पालने का ही शिशु है, हमारे द्वारा उत्पन्न है, ये अंग्रेज कहने लगे। पहले तो उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय राष्ट्रीयता जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, और जब दृष्टिगोचर होने लग गया तब ये कहा कि हमारी देन है, हमने इसे प्रारंभ कराया।
किंतु वह यह बताना भूल गए कि उस शिशु की हत्या करने का प्रयास स्वयं अंग्रेजों ने ही किया था तथा उसे दूध पिलाने से भी अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। जैसा कि अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश पालने का शिशु है, लेकिन उस शिशु के साथ अत्याचार उन्होंने किया, उसे दबाने का भरपूर प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया, उसकी हत्या का प्रयास किया गया। 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीयों में घोर निराशा व्याप्त हो गई थी, परंतु धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुद्धार आंदोलन के कारण भारत में नवीन चेतना का सृजन हुआ एवं नवीन स्फूर्ति का जन्म हुआ, जिसने राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। यूरोपीय राष्ट्रीय आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम तथा जापान के उत्कर्ष ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। इस तरह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास विविध शक्तियों एवं तत्वों के सहयोग का परिणाम थी। तो यह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद क्या होता है और भारतीय राष्ट्रवाद की क्या स्थिति थी। इसकी दो धाराएं थीं। एक है जो भारतीय सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक एकता पर आधारित थी, और दूसरी अंग्रेजों की देन के रूप में या उनका जो सहयोग या उनके जो कार्य थे उसके फलस्वरूप ये दो आधारों पर भारतीय राष्ट्रीयता खड़ी हुई थी। राष्ट्रवाद के अभ्युदय के कारणों का अध्ययन हमें करना है। पहला कारण था ब्रिटिश शासन के प्रति व्याप्त तीव्र असंतोष। भारत में अधिकार के पश्चात ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध भारतीय जनता में व्याप्त तीव्र असंतोष ने राष्ट्रीयता का रूप ग्रहण किया था। अंग्रेजों की भारतीय राज्यों को अधिकृत करने की नीति, ब्रिटिश शासन की व्यापारिक एवं राजस्व नीति, भारतीय हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों का विनाश, इन सब के खिलाफ भारतीयों के प्रत्येक वर्ग में असंतोष व्याप्त था। इस असंतोष से बाहर निकलने के प्रयास ने ही प्रजातंत्र और देश प्रेम की भावना को जन्म दिया था। राष्ट्रवाद की इस यात्रा में पाश्चात्य साहित्य और संस्कृति का भी योगदान था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना राजनीतिक जागरण का परिणाम थी। इस प्रकार अंग्रेजों के भारत में अधिकार के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में भारतीय राष्ट्रवाद ने अंगड़ाई ली, जन्म लिया था। तो अंग्रेजों के अत्याचार, उनकी शोषणपूर्ण नीति के विरोध में जो भावना उत्पन्न हुई थी, कहने का अर्थ है कि वह राष्ट्रवाद के रूप में थी। ब्रिटिश शासन प्रदत्त राजनीतिक एकता का प्रभाव। अंग्रेजों के द्वारा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में खैबर दर्रे तक, उत्तर पश्चिम में कहें खैबर दर्रे तक भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना की गई। यद्यपि पूर्व में भी भारत में मौर्य काल में, मुगलों के काल में वृहत साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था, किंतु उस काल में यातायात एवं संचार के साधन अधिक विकसित नहीं थे। इस कारण अखंड राजनीतिक एकता की भावना की स्थापना नहीं हुई थी। यद्यपि ये भावना तो कहीं न कहीं भारतीय मूल में थी। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से ही सही, पर राजनीतिक एकता की स्थापना अवश्य की। इसके फलस्वरूप भारतीयों में राजनीतिक एकता का जन्म हुआ, जिसका परिणाम भारतीय राष्ट्रवाद की प्रेरणा के रूप में था। इस प्रकार ब्रिटिश शासन प्रदत्त राजनीतिक एकता भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म का एक कारण बनी। एक कारण हम कह रहे हैं, वही कारण नहीं थी या वही मात्र आधार नहीं था, किंतु यह एक आधार अवश्य बना। धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण। 1857 की क्रांति की असफलता के पश्चात भारत में निराशा का वातावरण था। इस परिस्थिति में धार्मिक और सामाजिक पुनः जागरण के आंदोलन ने भारत में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने भारतीयों के पुनः जागरण में अहम योगदान दिया। राष्ट्रीयता एवं लोकतंत्र की भावना भारतीयों में उत्पन्न हुई। उनके भीतर नवीन चेतना और नवीन स्फूर्ति का संचार हुआ। आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना जागृत हुई। इस तरह राष्ट्रवाद के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार हुई। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय एवं एनी बेसेंट जैसे नेताओं का योगदान सराहनीय था। स्वामी विवेकानंद ने न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर जाकर भी भारतीयों के आत्मगौरव को स्थापित करने में महती भूमिका निभाई थी। इस प्रकार के सुधारवादी आंदोलन सिखों, मुसलमानों, पारसियों में भी इस तरह के आंदोलन प्रारंभ हुए। इस प्रकार
पुनर्जागरण के आंदोलन ने भारत में राष्ट्रीयता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जब कोई भी व्यक्ति या कोई समाज जागृत होता है तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीयता की भावना भी उनके भीतर जागृत होती है। आत्मविश्वास, आत्मनिष्ठा तथा मानसिक स्वतंत्रता की भावना। 19वीं शताब्दी तक भारतीय समाज के बड़े हिस्से में यह विश्वास व्याप्त हो गया था कि वे स्वशासन की क्षमता भी नहीं रखते हैं। अनेक अंग्रेज अधिकारियों और लेखकों ने यह दावा किया कि भारतीय शासन करने के योग्य नहीं थे। हिंदू और मुसलमान परस्पर युद्ध करते रहते थे और इसका लाभ उठाकर विदेशियों ने भारत पर शासन किया। भारतीय दुर्बल और इतने पिछड़े हुए हैं कि वे स्वशासन और जनतंत्र या जनतंत्रात्मक शासन के बिल्कुल अयोग्य हैं। ये धारणा अंग्रेजों ने भारतीयों के मन में भरी और भारतीयों का एक बड़ा तबका इस बात पर विश्वास करने लगा। समाज और धर्म सुधारों के द्वारा अंग्रेजों के इस विचार का खंडन किया गया। पुनर्जागरण आंदोलन के फलस्वरूप भारत की सांस्कृतिक विरासत की ओर इन विद्वानों के द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तथा भारतीय समृद्धि और गौरव की ओर भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया गया। भारतीयों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को स्पष्ट किया गया। आध्यात्मिक रूप से हम किस सशक्त स्थिति में थे प्राचीन काल में, इसे स्पष्ट किया गया। इससे भारतीयों में हीनता की भावना दूर हुई तथा आत्मविश्वास और आत्मनिष्ठा के भाव जागृत हुए और इससे भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। भूमिका या नींव की तरह इसने कार्य किया और उस पर भारतीय राष्ट्रीयता खड़ी हुई। भारत के गौरवपूर्ण अतीत का पुनः अन्वेषण। अनेक संस्थाओं ने, नेताओं ने, नेतृत्वकर्ताओं ने, यूरोपीय विद्वानों ने भी इस कार्य में अपना योगदान दिया। भारत के गौरवपूर्ण अतीत व श्रेष्ठ सभ्यता को उजागर किया गया। गरिमामयी हमारी जो स्थिति थी, कैसी हमारे देश की नीति थी, किस तरह की हमारी समृद्धि थी, सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान कराया गया। इससे भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। जो अंग्रेजों ने उसके प्रति घृणा भर दी थी, उसे हेय बताया था, वह भाव अब तिरोहित हुआ। भारतीयों ने कला, वास्तु, शिल्प, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, धर्म और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय विरासत का पुनः ज्ञान प्राप्त किया। भारतीय गौरव और उसकी उपलब्धियों से ही अंग्रेज साम्राज्यवादियों और ईसाई मिशनरियों का जो आलोचनात्मक प्रतिकार हुआ था, यह संभव हो सका था। अब भारतीयों के मन में अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता की भावना जागृत हुई। पाश्चात्य संस्कृति की हीनता और उसके भौतिकवादी होने का ज्ञान हुआ। इस कार्य में विदेशी विद्वानों जैसे मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, हैवल, फर्ग्यूसन आदि ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। भारत के गौरवपूर्ण अतीत के ज्ञान में भारतीयों के मन को आत्मविश्वास से भर दिया, जिसके कारण राष्ट्रीयता का विकास संभव हो सका। पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं विचारों का प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य ढंग से शिक्षा प्रदान करने की नीति का अनुसरण किया। निसंदेह अंग्रेजी शिक्षा का भारत में विकास भारतीयों के कल्याण के लिए नहीं था, वरन ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए था। परंतु अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा भी प्रदान की, क्योंकि शिक्षा अगर दी जा रही है तो वह आधी अधूरी शिक्षा नहीं दी जा सकती। या भारतीयों ने अंग्रेजी सीखी तो केवल अंग्रेजों की हित के बात को ही वो नहीं सीखेंगे, बल्कि उनके भीतर जो उदारता के भाव थे, जो राष्ट्रीयता के भाव थे, उसको भी उन्होंने पढ़ा और समझा। इस तरह से पाश्चात्य प्रेरणा प्राप्त की गई। पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचार भारतीयों में राष्ट्रीयता उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हुए। भारतीयों ने मिल्टन को पढ़ा, शैली, बेंथम, थॉमस पेन, मिल, मैकाले, रूसो, वॉल्टेयर, स्पेंसर, इन सभी विद्वानों का भी अध्ययन भारतीयों ने किया। भारतीयों ने स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता तथा स्वशासन की भावनाओं से परिचय प्राप्त किया। अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इन सभी संघर्षों को भी भारतीयों ने जाना और इससे प्रेरणा प्राप्त की। अंग्रेजी भाषा ने भी भारतीयों को संगठित करने में अपना योगदान दिया। भारतीयों को एक मंच पर लाने में, एकत्र करने में
अंग्रेजी भाषा सहायक सिद्ध हुई, क्योंकि भारत बहुभाषा भाषी देश है। अलग अलग भाषा, और जो भारतीय थे वो कोई एक भाषा ऐसी नहीं थी जिसको सभी लोग जानते हों, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसी भाषा के रूप में खड़ी हुई जिसको सभी शिक्षित भारतीयों ने जाना। इस कारण उनके भीतर में एकता की भावना आई। संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी ने कार्य करना शुरू कर दिया। लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य एक ऐसे वर्ग की स्थापना करना था जो रक्त और रंग से भारतीय हों, परंतु रुचि, विचार, शब्द और वृत्ति से अंग्रेज हों। मैकाले आप सभी जानते हैं, उसका प्रयास या राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति उस समय तय हुई थी, जो अंग्रेजी माध्यम से होनी थी, अंग्रेजी शिक्षा दी जानी थी, उसको लॉर्ड मैकाले ने तय करवाया था। क्योंकि यहाँ पर भी आपको पता होगा कि दो भागों में भारतीय बटे हुए थे, सरकार के पास दो मत थे, एक हिंदी ढंग से या भारतीय ढंग से भारतीयों को शिक्षा दी जाए भारतीय प्रणाली से, और दूसरी अंग्रेजी प्रणाली। मैकाले पैरोकार थे अंग्रेजी शिक्षा के, और उनकी इच्छाएं थी कि एक भारत में ऐसा वर्ग खड़ा हो जाए जो अंग्रेजी जाने, रीति नीति विचार में अंग्रेजी हो, और वह अंग्रेजों के सहायक सिद्ध हों। मैकाले कुछ हद तक अपने उद्देश्य में सफल भी हुआ। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों की मानसिकता में बड़ा परिवर्तन हुआ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा या शिक्षित एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जो अपनी सभ्यता को भी हेय दृष्टि से देखता था, अंग्रेजी सभ्यता को उच्च मानता था, तथा उसने पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करना भी प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा भारतीयों के लिए अभिशाप होते हुए भी उसका दूसरा पक्ष था, जो वरदान सिद्ध हुआ। पाश्चात्य शिक्षा से भारतीयों ने उदारवाद सीखी, प्रजातंत्र की भावना का उनको ज्ञान हुआ, राष्ट्रीयता की भावना भी सीखी। इन भावनाओं ने भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जहाँ ब्रिटिश ढंग की शिक्षा ने भारतीयों में हीनता की भावना उत्पन्न करा दी, अपनी सभ्यता को हेय समझने की भावना उत्पन्न की, लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रीयता की भावना भी, राष्ट्र प्रेम की भावना, उदारता की भावना का भी जन्म हुआ, क्योंकि उन विद्वानों को भी भारतीयों ने पढ़ा जो अंग्रेजों के बीच या यूरोपियन लोगों के बीच इस भावना के प्रसार के कारण के रूप में थे। अगला कारण था यातायात तथा संचार के साधनों का प्रभाव। अंग्रेजों के द्वारा रेलवे, सड़क, डाक तार तथा यातायात के द्रुतगामी साधनों का विकास अपने हित साधन तथा आर्थिक शोषण की गति को तीव्र करने के लिए किया गया था, परंतु इससे भारतीय एक दूसरे के पास आ सके, एकता की भावना आ गई, उनकी दूरी मिट गई, उनमें एकता एवं राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। 1853 से रेलवे लाइन का जाल बिछाने का कार्य प्रारंभ हुआ था भारत में अंग्रेजों के द्वारा। रेलवे ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाई। बड़ी संख्या में भारतीय एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो सकते थे। इस तरह से संगठन, सामीप्य, एक दूसरे के पास आने की भावना, एकता की भावना का जन्म हुआ। डाक व्यवस्था और बिजली के तार ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक और राजनीतिक जीवन में बृहद परिवर्तन कर दिया। गुरमुख निहाल सिंह के शब्दों में, संचार के इन साधनों ने सारे देश को गूंथ कर एक कर दिया और भारतीय एकता को एक मूर्त वास्तविकता बना दिया। आवागमन के साधनों के विकास के कारण आसानी के साथ भारतीय पूरे भारत का भ्रमण कर सकते थे। इससे उनकी दूरी कम हो गई, वो एक दूसरे को अपने आसपास समझने लगे, पूरे भारत को एक राष्ट्र के रूप में मानने की भावना उनके भीतर आ गई। परस्पर संपर्क पूर्व की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा अत्यधिक बढ़ गया। इसके कारण राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ। इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन वास्तविक रूप में राष्ट्रीय बन सका। समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का भी बड़ा प्रभाव भारतीयों पर पड़ा। बड़ी संख्या में भारतीय विदेश में शिक्षा प्राप्त करने गए। भारतीयों ने उन देशों के राजनीतिक वातावरण से परिचय प्राप्त किया, उनके विचारों को जाना, लोकतांत्रिक परंपराओं से परिचय प्राप्त किया, प्रभावित हुए। इंग्लैंड के सुधार आंदोलन को उन्होंने देखा, परखा, समझा, उसके बारे में पढ़ा। इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया के स्वतंत्रता संग्राम ने उन्हें अपने अधिकारों हेतु संघर्ष के लिए प्रेरित किया। भारतीयों में भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास हुआ।
फ्रांस, जर्मनी की स्थिति का भारतीयों ने आकलन किया तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त की। रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में हमें इंग्लैंड का परिचय उसके गौरवपूर्ण इतिहास से प्राप्त हुआ। इससे हमारे युवकों में एक नवीन स्फूर्ति तथा प्रेरणा का जन्म हुआ। अंग्रेज लेखकों की रचनाएं, जिनका अध्ययन भारतीयों ने किया, मानव प्रेम, न्याय तथा स्वतंत्रता की भावना से परिपूर्ण थी। हमने अनुभव किया कि इंग्लैंड भी स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रश्न में हमारे साथ है। कहने का उनका अर्थ यह कि वहाँ ऐसी भावना थी, इंग्लैंड में ऐसे विचार थे कि वह स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। किसी भी देश में स्वाधीनता आंदोलन हो, उसका वो समर्थक इंग्लैंड था। वहाँ की सरकारों के द्वारा उनका समर्थन किया जा रहा था। इन बातों का ज्ञान भारतीयों को हुआ। उससे ऐसा लगा कि वे भारतीय स्वतंत्रता के भी पैरोकार हैं। ये इनके कहने का अर्थ है। इस प्रकार यूरोपीय परिस्थितियों के ज्ञान में भारत में राष्ट्रीय जागृति में अपनी महती भूमिका निभाई। भारतीय साहित्य एवं समाचार पत्र, भारतीय साहित्यिक रचनाओं एवं समाचार पत्रों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रीय जागरण और आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों के जागरण को प्रोत्साहन प्रदान किया था। समाचार पत्रों ने लोकतांत्रिक समस्याओं, डोमिनियन स्टेट के विचार, शासन की अन्यायपूर्ण नीति, अनाचार, प्रजातिगत विभेद, आर्थिक शोषण, प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को नहीं ले जाना या उससे वंचित करना आदि विषयों पर समाचार पत्रों की विवेचना और आलोचना कर भारतीयों को जागृत किया गया था। इनके द्वारा अखिल भारतीय एकता का सृजन किया गया था। इन समाचार पत्रों ने अंग्रेज सरकार की नीतियों और कार्यों की कटु आलोचना की, आर्थिक शोषण की नीति एवं प्रशासकीय दोषों को प्रकाशित किया। राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय समाचार पत्रों की नींव डाली। उनके द्वारा प्रकाशित संवाद कौमुदी तथा फारसी पत्र मिरास उल अखबार थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा संपादित पत्र सोम प्रकाश था। इसके अलावा हिंदू, पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, यह समाचार पत्र बंगाल में प्रकाशित होते थे। मुंबई के क्षेत्र में नेटिव ओपिनियन, इंदु प्रकाश, मराठा केसरी, मुंबई समाचार, राफ्ते गुप्तार, मद्रास के क्षेत्र में हिंदू, स्वदेशी मंत्रन, केरल पत्रिका, पंजाब के क्षेत्र में ट्रिब्यून अखबार, अखबार आम, कोहिनूर, उत्तर प्रदेश में एडवोकेट, आज़ाद और हिंदुस्तानी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। राष्ट्रीय विचारधारा की पत्र पत्रिकाओं के द्वारा रचनात्मक राष्ट्रीयता का सृजन किया गया। भारतीय साहित्य की रचनाओं, जिनमें कविताएं, नाटक, उपन्यास, अन्य ग्रंथ सम्मिलित थे, देशभक्ति की भावनाओं एवं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थीं। बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंदमठ, नील दर्पण नामक बंगला नाटक, इसकी बड़ी भूमिका थी। ये नाटक बहुत खेला गया था, जिसमें नील की खेती के अंतर्गत हो रहे श्रमिकों के शोषण का विवरण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा, जिसमें अंग्रेजों के राज्य में भारत की जो दुर्दशा थी उसका विवरण दिया गया है। बंगला भाषा में बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, नवीन चंद्र सेन, रमेश चंद्र दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त, रविंद्रनाथ ठाकुर, असमिया में लक्ष्मीनाथ वेज बरुआ, मराठी में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, तमिल में सुब्रमण्यम भारती, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुजराती में नर्मदा शंकर और उर्दू में अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद राष्ट्रवादी लेखक एवं कवि थे। उनकी रचनाओं ने राष्ट्रीयता की गति को वेगवती धारा के रूप में प्रवाहित कर दिया था। बंगला, हिंदी और मराठी साहित्य में भारतीयता का गौरव, भारत माता के प्रति भक्ति, समर्पण, त्याग और बलिदान की भावना का वर्णन था। मराठी साहित्य में शिवाजी की वीरता का गुणगान किया गया था तथा मुगलों के साथ उनके संघर्ष को रेखांकित किया गया था। किस तरह से उन्होंने स्वाधीनता प्राप्त की थी या मुगलों से संघर्ष किया था। हिंदी साहित्य में प्राचीन संस्कृत साहित्य की महानता, उपनिषदों और वेदों की दार्शनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों की समीक्षा होती थी। राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति के गौरव को बढ़ाने में यह साहित्य सहायक सिद्ध हुआ था। इस तरह इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। साहित्य और
समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उनके द्वारा जन जागरण का कार्य किया गया था। राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत इनके लेख हुआ करते थे। जितने राष्ट्रीय नेता थे हमारे, उन सभी राष्ट्रीय नेताओं ने समाचार पत्रों में अपने लेख प्रकाशित कराने शुरू किए थे और इसने भारतीय राष्ट्रीयता के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।